दोस्तों, डेस्टिनेशन आईएएस की तरफ से मेंस की जो सीरीज स्टार्ट की गई है यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के मेंस के लिए, उससे संबंधित 2 वीडियो आप तक भेजे जा चुके हैं। कृषि कानून और संवैधानिक प्रश्न पार्ट 1 और कृषि कानून तथा संवैधानिक प्रश्न पार्ट 2, और उससे रिलेटेड प्रश्न आज हम आपको दे रहे हैं। साथ में एक नया मैटर भी हम डिस्कस करेंगे और ये प्रक्रिया हमारी आगे ऐसे ही चलती रहेगी। आपको वीडियोस दिए जाएंगे, फिर अगले वीडियो में उससे रिलेटेड प्रश्न दिए जाएंगे और फिर कोई नया टॉपिक जो कि रिलेवेंट होगा हमारे यूपीएससी और बीपीएससी मेंस के हिसाब से वो आपको दिए जाएंगे। इसमें इससे पहले जो 2 वीडियोज आपको अपलोड किए गए हैं उस पर आपके प्रश्न हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे या फिर आप लिख लेंगे वीडियो रोककर, आपको जो उचित लगे। उसमें पहला प्रश्न है कि अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियों को परिभाषित करें तथा अध्यादेशों की प्रकृति को स्पष्ट करें। 2 चीजें हैं कि अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियों को परिभाषित करना है, फिर अध्यादेशों की प्रकृति को, नेचर ऑफ द ऑर्डिनेंस, स्पष्ट करना है, फिर हाल में पारित कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका द्वारा इस शक्ति का उचित उपयोग किया जा रहा है। कार्यपालिका द्वारा इस शक्ति का उचित उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, इस प्रश्न पर विचार करना है और संदर्भ लेना है हमें कृषि कानून, कृषि सुधार कानूनों का संदर्भ लेते हुए हमको ये स्पष्ट करना है इस प्रश्न पर कि क्या कार्यपालिका इस शक्ति का उचित उपयोग कर रही है। इससे रिलेटेड जो डिस्कशन मिलेगा आपको कृषि कानून एवं संवैधानिक प्रश्न पार्ट 1 जो वीडियो है उससे मिलेगा। उसके बाद अगला है कि राज्य सूची और समवर्ती सूची पर संसदीय विधायन। राज्य सूची और समवर्ती सूची पर संसदीय विधायन से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करें। इसमें आप क्या क्या प्रावधान है जिसके तहत राज्य सूची और समवर्ती सूची पर संसदीय विधायन हो सकता है उसे स्पष्ट करना है। फिर क्या अनुच्छेद 254 हाल में पारित कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में राज्यों को कुछ विकल्प देता है। 254 के जरिए राज्यों को क्या विकल्प मिल रहे हैं कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में, इस बात पर चर्चा करनी है आपको। इससे संबंधित मैटर आपको कृषि कानून एवं संवैधानिक प्रश्न पार्ट 2 में मिलेगा। फिर इसी वीडियो पर आधारित एक दूसरा प्रश्न होगा कि हाल में पारित कृषि सुधार कानूनों ने संघ एवं राज्य की विधायी शक्तियों के संदर्भ में विवाद खड़ा कर दिया है। फिर से संघ और राज्य में कानून बनाने की शक्तियों के संदर्भ में विवाद पैदा हो गया है इस कृषि सुधार कानून से। इस विवाद के कारणों को स्पष्ट करें, विवाद के कारण बताने हैं आपको और उक्त संदर्भ में समाधान की दिशा बताएं। कृषि सुधार कानून या राज्यों, संघ एवं राज्यों की विधायी शक्तियों को पहले क्लियर करना है आपको। फिर वर्तमान में जो विवाद के कारण आए हैं उन विवाद के कारणों को स्पष्ट करना है और फिर क्या समाधान हो सकता है ये चीज बतानी है आपको। कृषि कानून और संवैधानिक प्रश्न पार्ट 2 वाले वीडियो से ये दोनों ही प्रश्न कवर होंगे और ये पहला प्रश्न पार्ट 1 वाले वीडियो से कवर होगा। चलिए अब मेन सीरीज के तीसरे सेक्शन में हम आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT, इस संधि के बारे में। हाल में ये संधि चर्चा में आई है। ये जो सेक्शन है हमारा वो यूपीएससी के हिसाब से इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों में जाएगी। बीपीएससी के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन में जाएगी। इंटरनल सिक्योरिटी से भी प्रश्न हो सकते हैं। आतंकवाद शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो आतंकवाद शब्द का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी देश, किसी संगठन द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करके दबाव बनाना आतंकवाद कहलाता है। अब इस आतंकवाद से सब पीड़ित हैं कमोबेश। हम विशिष्ट तौर पर पीड़ित हैं, अमेरिका भी पीड़ित है, सब इस आतंकवाद से पीड़ित हैं। इसके कई फॉर्मेट सामने आ गए हैं। हम पीड़ित हैं तो हमने इस पर कोशिश करी। अभी ये संधि चर्चा में क्यों आई, इसके पीछे रीजन ये है कि अभी जो
इवन जनरल असेंबली की बैठक हुई है, उस बैठक में नेपाल ने इस संधि का समर्थन किया। हालांकि नेपाल से अभी जो हमारे संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं चल रहे, बावजूद उसके इस मुद्दे पर नेपाल द्वारा समर्थन दिया गया कि हाँ ये संधि लागू होनी चाहिए। अब ये संधि कब आई? तो 1996 में भारत ने ही इस संधि को यूएन जनरल असेंबली में प्रस्तावित किया था कि भाई आप ये संधि करिए, सभी देश मिल करके संधि करें। आतंकवाद अब किसी राज्य, किसी जिले की समस्या न रह करके ये विश्व की समस्या हो गया है। आप देख रहे हैं अभी आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में तुर्की ने आईएस के लड़ाकों को ले आकर के धकेल दिया है। तो यहाँ पर तो जो आतंकवाद का स्वरूप है वो सीधे स्टेट स्पॉन्सर दिख रहा है, और इस स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद को हम तो पता न कब से झेल रहे हैं, 1990 के बाद ही झेल रहे हैं। उससे पहले भी तलखियां थी, लेकिन 1990 के बाद जो तलखियां बढ़ी हैं आज तक हम उसके शिकार हैं। तो हमने ये कोशिश की। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आतंकवाद किसे माना जाए, क्या आतंकवाद है? मैंने जैसे आपको शुरू में एक परिभाषा बताई कि किसी व्यक्ति द्वारा, किसी समूह द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करना आतंकवाद है। तो ये जो परिभाषा है आतंकवाद की, अब ये परिभाषा सब लोग माने तो जाकर के इसके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे कोई कंसेंसस बनेगा, इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्ट्रेटजी बनेगी और तब हम इसको टैकल कर पाएंगे। अन्यथा इजराइल की अपनी स्ट्रेटजी है, तो इंडिया की अपनी स्ट्रेटजी है, तो अमेरिका की अपनी स्ट्रेटजी है। अपने अपने स्ट्रेटजी से ये लोग आतंकवाद, जिस वाले आतंकवाद से पीड़ित है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये वाला, वो वाला, अच्छा वाला, बुरा वाला, उदारवादी तो कट्टरवादी, आतंकवाद के कई फॉर्मेट बता दिए गए हैं, धार्मिक तो धर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जरूरत क्या है कि आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा तय की जाए जो सभी देशों में एक समान लागू हो। इसी के लिए भारत सरकार ने 1996 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक संधि का प्रस्ताव दिया, जिस संधि का नाम दिया गया कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इस संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इसको समझ लें कि ये संधि ये कहती है कि हमको आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा चाहिए, एक सार्वभौमिक परिभाषा तय करिए, यूनिवर्सल डेफिनेशन होनी चाहिए कि ये चीज आतंकवाद मानी जाएगी। और जब ये परिभाषा तय हो जाए तो उसके हिसाब से यूएन के सभी 193 देश अपने देश के कानून में संशोधन करें, और कानून में संशोधन करके जो चीज उस परिभाषा में बताई गई है उस हिसाब से उसे आपराधिक कानून में शामिल किया जाए। यानी कि आप परिभाषा तय करें और परिभाषा तय करके 193 देशों पर यह बाध्यता लगाई जाए कि ये परिभाषा है आतंकवाद की, और आप अपने यहाँ का कानून इस हिसाब से संशोधित करिए। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि सभी आतंकवादी समूहों को प्रतिबंधित कीजिए और सभी आतंकवादी शिविरों को नष्ट करिए। भाई जब आतंकवाद की परिभाषा आ जाएगी तो उस परिभाषा के हिसाब से जो आतंकवादी समूह होंगे या जो आतंकवादी शिविर होंगे, राज्यों पर यानी देशों पर यह बाध्यता ला दी जाए कि भाई आप अपने यहाँ से उसे खत्म करिए। तीसरी चीज जो प्रमुख थी इस संधि में वो ये कि सभी आतंकवादियों के खिलाफ विशेष कानूनों के तहत मुकदमा चलाना। अब इसको समझिए थोड़ा, विशेष कानूनों के तहत मुकदमा चलाने का मतलब क्या कि अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के खिलाफ या उनके जो लोग हैं, लश्कर ए तैयबा वाले, तो इनको गिरफ्तार किया। हाफिज सईद को उसने गिरफ्तार किया था, ये आपने सुना होगा, फिर छोड़ दिया, ये भी आपने सुना होगा। इसी तरह वो गिरफ्तार करता रहता है, छोड़ता रहता है, गिरफ्तार करता रहता है, छोड़ता रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है तो हाफिज सईद को कुछ दिन के लिए डिटेन कर दिया जाता है, फिर जब प्रेशर रिलीज हो गया तो धीरे से छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी डिटेन किया जाता है उसे लॉ एंड ऑर्डर के भंग होने की संभावना के आधार पर, यानी आपके यहाँ जो होता है कि धारा 144 लागू है, नहीं अगर गए तो पकड़े जाओगे तो 3 महीने रहोगे, वैसे ही डिटेन किया जा रहा है। कोई आतंकवाद संबंधी चार्जशीट उस व्यक्ति पर दाखिल नहीं की जाती है।
सिर्फ उसे सामान्य कानूनों के तहत कुछ देर के लिए इंटरनेशनल प्रेशर को मेंटेन, उसको रिलीज करवाने के लिए कुछ देर के लिए जेल में डाल दिया जाता है। फिर जब लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा माहौल सुधरने लगा है तो धीरे से छोड़ दिया जाता है, फिर वो अपने काम में लग जाता है। तो ये संधि कहती है कि आतंकवाद की परिभाषा तय हो जाने के बाद आप ये भी तय करिए कि सामान्य कानूनों के तहत उस आतंकवादी पर मुकदमा न चले, उसकी जगह पर उसे विशेष कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाना सभी देशों के लिए बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। चौथी चीज ये संधि क्या कहती है कि सीमा पार आतंकवाद को प्रत्यार्पण योग्य अपराध स्वीकार किया जाए। यानी एक देश दूसरे देश की आतंकवादी घटनाओं को अगर सपोर्ट कर रहा है और आतंकवादी भेज रहा है, इसे हम कहते हैं ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म। तो जो ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म है उसको ये संधि कहती है कि प्रत्यार्पण योग्य अपराध बनाइए। प्रत्यार्पण योग्य यानी कि आप, हमने लिस्ट दी कि ये लीजिए ये हाफिज सईद हैं, ये हमारे यहाँ भेज रहे हैं, और चूंकि ये हमारे यहाँ भेज रहे हैं, हमारे पास सबूत है कि इन्होंने हमारे यहाँ भेजा है, अपने उसको वॉलंटियर्स को भेजा है, अपने मिलिटेंट्स को भेजा है। तो जब ये ऐसा हो जाएगा कि ये प्रत्यार्पण योग्य अपराध हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान को उसे पकड़ कर हमें सौंपना पड़ेगा। और ये संधि कहती है कि आप ऐसा करिए कि इसे प्रत्यार्पण योग्य अपराध बनाया जाए, ताकि किसी देश के अगेंस्ट किसी देश द्वारा जो अन्य देश से आतंकवादी आ रहे हैं, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर हो या ना हो, है ना, ऐसी स्थिति में उन्हें प्रत्यार्पण योग्य अपराध बनाया जाए। जैसे आपने सुना होगा कि भाई बांग्लादेश ने कई जो पूर्वोत्तर के विद्रोही थे उनको पकड़ करके भारत को सौंपा। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच की आपसी समझ से हुआ, ऐसी किसी संधि के जरिए नहीं हुआ। जब एक बाध्यकारी संधि सभी 193 देशों पर लागू हो जाएगी कि भाई आपके यहाँ जो भी आतंकवादी समूह हैं वो अब इस परिभाषा के हिसाब से चूंकि आतंकवादी हैं और हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनको एक्स्ट्राडिट किया, हमें भेजिए, हमको चाहिए वो, तो उन्हें भेजना मजबूरी हो जाएगी। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है इस संधि में जो किसी देश के खिलाफ जाती, कम से कम उन देशों के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं जाती जो शांति चाहते हैं, अमन से जीना चाहते हैं, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। अब कुछ देशों के विरुद्ध जाती है। दिक्कत यह है कि इसमें कुछ ऐसे देश भी विरोध कर रहे हैं जो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। जैसे अब हम देखने जा रहे हैं कि ये संधि, स्टेटस ये है इस संधि का कि ये संधि आज तक लागू नहीं हो पाई क्योंकि आतंकवादी किसे कहेंगे ये परिभाषा आज तक नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि हम जिसे आतंकवाद कहते हैं कोई और देश उसे कुछ और नाम देता है, और ऐसी स्थिति में हमारी नजर में जो आतंकवाद है उसकी नजर में आजादी की लड़ाई हो जाती है, और वो कहता है कि हम आजादी की लड़ाई को समर्थन दे रहे हैं, ना कि आतंकवाद। विशेष ये कि यूएस भी बहुत ज्यादा पीड़ित है आतंकवाद से। दरअसल आतंकवाद को वैश्विक स्तर पर पहचान तो तभी मिली है जब 9/11 हुआ, उसके बाद से इनकी संवेदनाएं भी जागी। पहले से हम पिट रहे थे तो इनकी संवेदनाएं नहीं जागती थी, जब ये खुद पिटे तो इनकी संवेदनाएं जागी आतंकवाद के अगेंस्ट, तो इन्होंने कार्रवाइयां करनी शुरू करी। यूएस ये कहता है कि किसी स्टेट द्वारा यदि कोई कार्रवाई की जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अमेरिका ने कुवैत में करी, अमेरिका ने अफगानिस्तान में करी, अमेरिका ने पाकिस्तान में करी, उसे आतंकवाद की सीमा में न रखा जाए। अब ये बात सही है कि अमेरिका ने एटबाबाद में अटैक किया, ओबामा को मार डाला, काम खत्म किया, विश्व के शांति के लिहाज से बहुत जरूरी था, लेकिन देश की सार्वभौमिकता के हिसाब से आप उस देश से पूछे बगैर उस देश में घुस गए, ऑपरेशन करके चले आए, क्या ये एक देश द्वारा फैलाया गया आतंकवाद नहीं माना जाएगा? आप उस देश से इजाजत लेते, इजाजत लेके कार्रवाई करते। हमने भी म्यांमार में कार्रवाई की है, हमने इजाजत लेके की है, उनके सहयोग से की है। भूटान ने कार्रवाई की है, इजाजत लेके की है, उनके सहयोग से की है। बिना पूछे आप गए, टपका के चले आए, वो लेकर के चले आए। इस तरह के कई काम
तो अमेरिका को दिक्कत हो जाती है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों को आतंकवाद पर ही न मान लिया जाए। अगला है ओआईसी। ओआईसी के सभी देश ये मानते हैं कि जो स्वाधीनता संग्राम अर्थात विवाद का कारण हम समझें तो यूएस कहता है कि देश द्वारा किए गए जो कार्य होंगे किसी के विरुद्ध उसे न माना जाए। ओआईसी क्या कहता है? भाई ओआईसी में हमारा कद बढ़ा है इधर हाल के वर्षों में, फिर भी ओआईसी चूंकि विशेष करके फिलिस्तीन के संदर्भ में यासर अराफात और हमास को समर्थन देता है और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है उस लड़ाई को वो आजादी की लड़ाई मानता है। तो इसका ये कहना है कि आजादी की लड़ाई के लिए अगर हिंसा की जाती है तो इस हिंसा को आतंकवाद न माना जाए। यानी फिलिस्तीन जो इजराइल में कर रहा है या हमास कर रहा है, हिजबुल्लाह कर रहा है, यासर अराफात का गुट कर रहा है, आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर संगठित तौर पर आतंकवाद को जन्म देने का काम यासर अराफात का है और उसके पीछे पूरी अरब शक्ति खड़ी थी। फिनांस के बेसिस पे, हथियार वगैरह के बेसिस पे जो था सब उसको दिया जा रहा था। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म उभर करके सामने आता है ना, संगठन बना करके लड़ाइयां लड़ना, ये यासर अराफात से ही शुरू होता है, उनके साथ शुरू होता है। उसके बाद अन्य संगठन आते चले गए, चीजें बढ़ती चली गई। तो ओआईसी ये कहता है कि आजादी की लड़ाई जहां लड़ी जा रही है उसमें अगर हिंसा होती है तो उस हिंसा को आतंकवाद न माना जाए। कुछ साम्यवादी देश हैं जैसे वेनेजुएला हुआ, जैसे क्यूबा हुआ, चीन भी उसमें आएगा, पेरू, ये देश कहते हैं कि साम्यवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यदि हिंसा की जाती है तो उस हिंसा को आतंकवाद न माना जाए। साम्यवादी लक्ष्य मतलब क्या? साम्यवादी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हिंसा की जाती है तो साम्यवादी लक्ष्य का क्या होता है? भाई जैसा कि मार्क्स ने कहा, फिर माओ ने कहा, जितने लोगों ने कहा, क्या कहा कि एक ऐसा समाज जिसमें सब बराबर हो। तो उस सब बराबर करने के लिए साम्यवादी मॉडल क्या है कि जो बड़े हो गए उनको छांट दो, ऊपर से सब बराबर हो जाएंगे। यही साम्यवादी मॉडल है कि जो बड़े हैं उनको ऊपर से छांट दो तो सब बराबर हो जाएंगे। रक्त वाली क्रांति, रक्तपूर्ण क्रांति करते हैं ये लोग। अर्थात तो वहां ये लोग कहते हैं कि अगर इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा की जाती है तो उसे टेररिज्म ना माना जाए। क्या माने उसको भाई? आप बता दीजिए क्या माने? भाई ये भी आप वही कर रहे हैं। अब इन सब में पाकिस्तान, थोड़ा इसकी भी बात कर लें भाई। जाहिर सी बात है कि हम जो ये काम कर रहे थे हम किससे पीड़ित हैं? इसी बंदे से पीड़ित हैं। तो ये क्या कहता है? तो ये भी वही कहता है जो ओआईसी कहता है कि कश्मीर के जो मिलिटेंट्स मारे जाते हैं उनकी टीवी, उनका रेडियो कहता है कि वो शहीद हो गए। यानी कि पाकिस्तान भी कश्मीरियों के लिए जो कश्मीर में हो रहा है उसको ये आजादी की लड़ाई मानता है। क्योंकि पाकिस्तान की चर्चा इसलिए जरूरी कि भाई हमारा ये जो आया प्रावधान, वो प्रावधान भी बेसिकली इसी से ना पीड़ित होकर हम लेके आए हैं कि भाई कुछ करिए आप लोग, वैश्विक स्तर पे एक कंसेंसस बनाइए कि एक सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सल चीज हमारे सामने आ जाए ताकि हम आप और सब एक तरह से व्यवहार करें इनके प्रति। तो पाकिस्तान भी कश्मीर के जो मिलिटेंट्स हैं उनको कहता है कि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए वो आतंकवादी नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विभिन्न देश जो है अपने अपने स्वार्थों के लिए, अपने अपने दृष्टिकोण से समूह द्वारा की गई हिंसाओं को अलग अलग परिभाषा में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग नाम देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि हम इस सीसीआईटी पर आज तक एकमत नहीं हो सके। इस बार भी जब प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने इस बात की बात की थी, नेपाल ने इसका समर्थन किया था। आज नहीं तो कल आपको अगर इस आतंकवाद के दैत्य से निपटना है तो सीसीआईटी पे आना ही पड़ेगा।